अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न एंड ग्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा है जी लेक्चर नंबर 5 जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ज़रा आपको रिव्यू दे दूँ। सबसे पहला जो लेक्चर था वो था कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के बारे में। उसके बाद लेक्चर 2 था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थर्ड जो लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए आपके ये पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं इनका क्लियर होना ज़रूरी है, तब आपको आज का ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। एंड स्पेशली जो इसका मेरा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो आपको मतलब बिल्कुल मैं कहती हूँ फिंगर टिप्स पर होना ज़रूरी है, तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये सब एक दूसरे के साथ एक सीरीज़ में चल रहे हैं। अगला टॉपिक समझने के लिए आपको पिछले का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको समझने के लिए एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और एक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो आप मेरे पिछले 2 वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। मैं एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से बात शुरू करने जा रही हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि ये मेरे पास एक कोई भी एरिया एलिमेंट है, ठीक है, यानी ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसको, और इसका जो एरिया है वो है मेरे पास ए, ठीक है। एरिया एलिमेंट मैंने लिया है ए। तो अगर इसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी, ये जो मैं बना रही हूँ आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जितनी भी गुजरेंगी, इन लाइंस के गुजरने के रेट को हम कहते हैं जी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात थी कि आप कोई भी एरिया ले लें, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लें जिसका एरिया ए हो, ठीक है, तो उसमें से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, जिस तरह ये सारी गुजरी हैं और भी बहुत सारी गुजर सकती हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इनके गुजरने का जो रेट है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यानी कितनी फील्ड लाइंस जो हैं दे आर पासिंग थ्रू द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, यानी फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी एलिमेंट जिसका एरिया हो हमारे पास, यानी एरिया आपको नोन होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही हैं, उस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, और ये यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आगे मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ ओरिएंटेशंस की तरफ कि एरिया की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। ओरिएंटेशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एरिया एलिमेंट के बारे में कुछ बातें बता दूं। बेसिकली हम एरिया एलिमेंट को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ए फॉर एरिया एलिमेंट, और ये बात बता दूं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन नहीं समझ आएगी तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है और उसकी ओरिएंटेशन जो है वो नहीं समझ आएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इस एरिया एलिमेंट के सीन में जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ, 2 ओरिएंटेशन से मैं आपको एरिया एलिमेंट लेना बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले आप देखें, मैं ये वाला कुछ ओरिएंटेशन बनाने लगी हूँ, ये, ठीक है। ये एक एरिया एलिमेंट है जो कुछ इस तरह से, आप माने कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दरअसल मैंने कुछ इस तरह बनाया है, लेकिन आप माने कि ये इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो एरिया एलिमेंट ए होगा ना वो इससे बाहर की तरफ होगा हमेशा, ये, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है एरिया एलिमेंट, ठीक है। हमेशा एरिया एलिमेंट को सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक और ओरिएंटेशन बनाऊं, जैसे ये पैरेलल ओरिएंटेशन बना रही हूँ, ठीक है, मैंने पैरेलल ओरिएंटेशन बनाई, ये इस तरह से पड़ा हुआ है, आप समझे कि ये इस तरह से ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो एरिया एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मैंने कहा हमेशा बाहर की तरफ यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये होगा जी इसका एरिया एलिमेंट। यही 2 मेन जो है वो फॉर्म्स इसमें यूज़ होने वाली है। मैंने आपको दोनों ओरिएंटेशन दिखा दी हैं कि अगर वो इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है सरफेस, तो एरिया क्या होगा, बाहर की तरफ, यानी एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है।
तो अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, मैंने बनाई है कि देखिए पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, ठीक है। जो दूसरा केस लूँगी मैं उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही रखूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो एरिया है वो कुछ इस तरह से इसके सामने पड़ा हुआ है, आप समझे कि वो इस तरह से, क्योंकि ये मैं 3D पिक्चर नहीं बना सकती तो वो इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे ऐसे लाइन्स गुजर रही हैं, यानी लाइन्स की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी प्लेन सिंपल इस तरफ। और जो एरिया पड़ा हुआ है वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब आपको मैंने पहले जो पहले इसमें एरिया एलिमेंट समझाते हुए जो एरिया लेना बताया, ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा क्या है जी, एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो आएंगी ये आराम से गुजर सकती हैं, ये वाली ये आ रही हैं गुजर रही हैं, ये आ रही हैं गुजर रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐसे गुजर जाएं, ठीक है। ये देखें मैं थोड़ा और क्लियर बता देती हूँ। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से आ रही थी वो इसमें से आराम से गुजर रही हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आराम से उसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। अब मैं इस सिचुएशन को अगर लिखूँ तो वो कुछ इस तरह से लिखूँगी कि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है एरिया एलिमेंट के। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और एरिया की भी यही डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ये बहुत ही क्लियर सी बात है, ठीक है। जबकि जो सरफेस है, जो मैंने ये सरफेस लिया हुआ है ये स्क्वायर फॉर्म वाला, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी जो एरिया लिया हुआ है, जो सरफेस एरिया लिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जबकि जो एरिया एलिमेंट है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और इस केस में क्या है कि जो ज़्यादातर लाइंस हैं आप देखिए वो आराम से गुजर रही हैं इसमें से, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ओरिएंटेशन है ये करेक्ट ओरिएंटेशन है। अगर सरफेस जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो आराम से उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती रहेंगी, ठीक है। और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि जो एरिया एलिमेंट होगा ए, वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी ओरिएंटेशन 2 की तरफ। ओरिएंटेशन 2 जो है वो कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही है, मैंने बताया था मैं वही रखूँगी ताकि आपको आसानी हो समझने में। जबकि एरिया जो है अब वो ऐसे पड़ा हुआ है, सिंपल देखें वो ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब जो एरिया एलिमेंट है सरफेस के ऊपर से जो निकल रहा है वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। अब जब ये ओरिएंटेशन होगी तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, आप देखिए ज़्यादातर लाइंस जो हैं जब ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है और लाइंस यूँ गुजर रही हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि इसमें से जो सरफेस है उसमें से कोई भी लाइन पास नहीं करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों होगा, आप देखिए लाइंस की क्या है, ये डायरेक्शन है, ऐसे ऐसे गुजर रही हैं लाइंस, ठीक है। यानी इस तरह से गुजर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जबकि सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब देखिए सरफेस ऐसे पड़ा हुआ है तो कोई लाइन गुजर सकती है उसके ऊपर से, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास जो होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी। जबकि इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एरिया एलिमेंट के, ठीक है। पिछले में क्या था, वो पैरेलल थी और जो फ्लक्स था वो था मैक्सिमम था, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लाइंस उसमें से गुजर रही थी। इस केस में क्या हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है सरफेस और उसमें से कोई लाइन नहीं गुजरी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, उस एरिया एलिमेंट के पैरेलल थी, ठीक है। यानी मेरे पास दो रिजल्ट्स आ चुके हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो एरिया एलिमेंट के पैरेलल थी, पैरेलल वाला केस था, तो फ्लक्स क्या आया था, मैक्सिमम आया था। ये जो मैंने ये चीज़ डाली हुई है, ये जो साइन है फाई का, ये बेसिकली फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो मैंने स्मॉल ई लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर हुई एरिया एलिमेंट के, तो जो फ्लक्स है ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करा, वो क्या था, मिनिमम हो गया था। अब आप जानते हैं कि जब दो हमारे पास चीज़ें पैरेलल हो तो उनके दरमियान कौन सा प्रोडक्ट होता है, कॉज प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं इसको। यानी जो फ्लक्स आएगा वो होगा ई ए, इनके मैग्नीट्यूड्स डाल देते हैं, कॉज ऑफ थीटा, उन दो के दरमियान एंगल जो है वो लेट से थीटा है, ठीक है। जबकि अगर परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स है वो है तो यही ई ए कॉज ऑफ थीटा, राइट। मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ, कॉज ऑफ थीटा। अब इससे मैं इजीली एंगल बता सकती हूँ, देखें
जब पैरेलल होता है तो पैरेलल केस में आपको पता है कि एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, फ्लक्स क्या आया है, मैक्सिमम आया है, तो मैं लिख सकती हूँ फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, सो ई ए, राइट। जबकि इस केस में क्या है कि परपेंडिकुलर है, यानी थीटा क्या है 90 डिग्री आया है, तो आपको पता है कि कॉस 90 पे 0 होता है, फ्लक्स क्या आ गया ई ए 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वही रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों ने ओरिएंटेशन से निकाले कि जब एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, फ्लक्स मिनिमम आया था। देखिए फ्लक्स मिनिमम आ रहा है, मैंने ओरिएंटेशन से भी बता दिया और मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर दिया कि इनके दरमियान कॉस प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ पैरेलल इट वाज मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम कब था, जब पैरेलल केस था। ठीक है, इसका मतलब एंगल क्या है 0 डिग्री यानी पैरेलल है, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स क्या आ गया है ई ए। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओरिएंटेशन समझा दी है, इसकी ओरिएंटेशन वाइज भी समझाया और आपको मैथमेटिकली भी समझाया है। तो बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला बना है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कॉस थीटा आता है। थीटा अगर आपको एंगल पता है तो आप वो इसमें पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास इजीली फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और आपको पता है ओरिएंटेशन से भी कैसे होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और एरिया एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर टू ए है, तो हमारे पास फ्लक्स मिनिमम होगा। जबकि अगर ए और यानी एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल आ गया तो हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम जी आगे बढ़ रहे हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। यानी पहले जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो फ्लैट सर्फेसिस थे जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, तो हम कह रहे थे कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया ए इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एलिमेंट में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उस एरिया एलिमेंट में से जिसका एरिया ए हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया। अब हम लेट्स से कि कोई चार्ज इंक्लोज है किसी सरफेस में, यानी अब हम कोई सरफेस ले रहे हैं उसके अंदर कोई चार्ज इंक्लोज है। ठीक है, यानी उस सरफेस ने उस चार्ज को इंक्लोज किया हुआ है, तो अब हम बताएंगे कि उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। उसके लिए मैंने जो लिया है, मैंने एक सफ़ियर लिया है जिसमें एक पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो इंक्लोज है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस सरफेस में से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ तो क्या करूँगी। आपको पता है फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए उस सरफेस की और उस सरफेस का एरिया एलिमेंट पता होना चाहिए, राइट। यानी ये हमारे पास देखिए फार्मूला था, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, राइट। यानी हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए और हमें एरिया एलिमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना सिखाऊंगी। आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज होती है, आप मेरा एक और जो इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो लेक्चर 2 और 3 अगर आप वो देखें तो आप इजीली इस बात को समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, राइट। क्योंकि हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं और उससे हम कंसिडर करते हैं कि ये पॉजिटिव है और फिर हम उसको इसकी फील्ड में लेकर जाते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज के ऊपर, तो कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी, राइट। तो सिमिलरली यही चार्ज इसमें इंक्लोज है, बस फ़र्क कितना है कि ये मैंने सिंपल एक क्यू चार्ज बनाया है जिसके आसपास कोई सरफेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस सफ़ियर ने इस क्यू चार्ज के जो कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसको इंक्लोज किया हुआ है, तो इसकी फील्ड लाइन जो होंगी वो सिमिलरली यही वाली होंगी, रेडियली आउटवर्ड ही होंगी। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई कि वो क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। अब हमें चाहिए जी एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखें अब ये बहुत बड़ा सरफेस है, राइट। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मैंने आपको पिछले इस वीडियो के पार्ट में जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करवाती आई हूँ वो कुछ इस तरह के जो सरफेसेस थे उनमें से करवाती आई हूँ जिनका एरिया एलिमेंट इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर रहा है, राइट। यानी ये एक फ्लैट सरफेस है। मैं अपनी इजीनेस के लिए इस सफ़ियर को इन फ्लैट सरफेसेस में डिवाइड करूँगी कुछ इस तरह से। देखें इस तरह से, ये जिस तरह मैंने ये सरफेसेस बनाए हैं आप और भी इस तरह से सरफेसेस बना लेते हैं। हम छोटे छोटे इस सरफेस के ऊपर ये पैचेस बना देंगे, ठीक है।
और हर पैच का जो एरिया एलिमेंट होगा वो फाइंड करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जब उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट स्फीयर। यानी हर पैच जो है ये, बिकॉज ये एक सिमेट्रिक स्फीयर है, तो हर पैच जो है वो सिमेट्रिक है, यानी हर पैच में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और हर पैच का जो एरिया एलिमेंट है वो सेम है। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 यानी अप टू n, अब मतलब मुझे नहीं पता कि इसके कितने बन जाएंगे, मैं कहती हूँ कि n नंबर ऑफ पैचेस मैं इसमें बना सकती हूँ। ठीक है, और हर पैच का एरिया एलिमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उनको जब मैं सम कर दूँगी तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा थ्रू दैट स्फीयर। अब मैं ये कुछ इस तरह से करूँगी, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। अब मैं थोड़ी सी इस ड्राइंग को क्लीन कर देती हूँ, सिर्फ इस डायग्राम को क्लीन रखने के लिए कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पैच लिया है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ कि हम n नंबर ऑफ़ पैचेस ड्रॉ कर सकते हैं। हम इस पूरे सफ़ियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका एरिया एलिमेंट निकालते हैं। जिस तरह इसका एरिया एलिमेंट क्या था, इस सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो ये सरफेस ऐसे ज़रा जिस तरह से कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी होती है, ये समझें आप इस तरह से ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो इसका एरिया एलिमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी इसका एरिया एलिमेंट। ये क्या है जी, इसका एरिया एलिमेंट, राइट। अब मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, मैं वो ड्रॉ करूँगी। तो इसकी जो शेप होगी इस पूरे स्फीयर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया एलिमेंट की, वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखें जी, अब इस पैच में से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। इस तरह जो पैच यहाँ पे होगा उसका एरिया एलिमेंट इस तरह होगा और उसमें से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी होगी। जो पैच यहाँ पे होगा उसका एरिया एलिमेंट इस तरह बाहर की तरफ होगा, यानी स्फीयर से बाहर की तरफ एरिया एलिमेंट होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी किस तरह है, रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब हमने ये वाला केस पढ़ा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से गुजर रही थी, ये। ठीक है, ई और ए के दरमियान जो एंगल बना था, जो थीटा था, वो क्या था, 0 डिग्री था, बिकॉज ये जो दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल है और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस में हमेशा 0 डिग्री एंगल बनता है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए आप, ई और ए क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या है इस स्फीयर का, मैक्सिमम। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया। अब हम इसको मैथमेटिकली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब मैं लिखने लगी हूँ कि जो एरिया एलिमेंट्स मेरे बने वो कितने बने। मैंने आपको बताया कि हम इस स्फीयर में n नंबर ऑफ़ एरिया एलिमेंट्स या n पैचेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यानी मुझे नहीं पता कि मैं कितने पैचेस ड्रॉ कर सकती हूँ, तो मैंने बोल दिया कि हम n नंबर ऑफ़ पैचेस ड्रॉ कर सकते हैं। n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं एरिया एलिमेंट्स लिखने जा रही हूँ कि एरिया एलिमेंट्स क्या क्या होंगे मेरे, डेल्टा ए 1, डेल्टा ए 2 अप टू डेल्टा ए n, यानी हम n नंबर ऑफ़ पैचेस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, जो डेल्टा A1 यानी एरिया एलिमेंट A1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E1। सिमिलरली एरिया एलिमेंट 2 में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E2 होगी। सिमिलरली करते करते En, राइट। यानी हम n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो n पैचेस में से गुजरेंगी, राइट। तो फ्लक्स किस तरह से लिखेंगे, जो फर्स्ट पैच का फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फर्स्ट पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन निकल रही है वो, और फर्स्ट पैच का एरिया एलिमेंट। जो सेकंड पैच होगा उसका फ्लक्स क्या होगा, सेकंड पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड पैच का एरिया एलिमेंट। सिमिलरली n नंबर ऑफ़ पैचेस यानी nth वाला जो पैच है, जो आखिरी पैच है, वो क्या होगा, आखिरी पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड और आखिरी पैच का एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूँगी, E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2 अप टू En डेल्टा AN, और इन दोनों के इन लोगों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट्स हैं, राइट। ये हो गए मेरा पास टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर। मैंने इन सबको ऐड कर दिया, राइट। ऐड करने की वजह क्या है कि मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने वाली हूँ इस स्फीयर में से, राइट। अच्छा, अब जो पूरे इस स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है आप देख सकते हैं वो ई है, राइट। यानी हर पैच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी इंटेंसिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन की है वही इस पैच और इस लाइन की है। सिमिलरली जो इधर की होगी वही इधर की होगी। यानी इस पूरे स्फीयर में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है, राइट। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख लेती हूँ, यानी उसका जो हमारे पास मोड है, यानी उसकी हम लोग कह सकते हैं जो इंटेंसिटी है वो सेम है और वो क्या है, ई। ठीक है,
तो फ्लक्स में अब हम इसको पुट करेंगे कि जो E1 है, E2 है, E3 है, उसकी जगह E पुट कर देंगे फ्लक्स में। तो जो फ्लक्स है वो हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, E डेल्टा A1। मैं अब मैग्नीट्यूड्स लिख रही हूँ, इसलिए मैं इनके ऊपर वेक्टर प्रोडक्ट्स नहीं डाल रही। अप टू EN डेल्टा AN, राइट। ये क्या हो गया है, मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया है थ्रू दिस स्फीयर विद इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए E इधर भी है, E इधर भी है, E उसमें भी है, तो E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ जाएगी। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन ले लेती हूँ, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, देखें ये क्या है, एरिया एलिमेंट्स हैं, यानी इस स्फीयर को जिसको मैंने स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है, हर पैच का कोई ना कोई एरिया एलिमेंट है। ठीक है, यानी इस स्फीयर की एरिया है ये। तो ये जो इसका सम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे स्फीयर का टोटल एरिया। ठीक है, यानी हर पैच को जब हमने सम अप कर दिया तो वो फिर से यही चीज़ बन गई है ना। पहले मैंने इसी स्फीयर को छोटे छोटे पैचेस में ड्रॉ किया, जब उन्हीं पैचेस को सम लिया, ये सम है, तो वो क्या बन रहा है, इस स्फीयर का एरिया। और आपको पता है कि स्फीयर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 4πr²। 4π क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, और ये जो r है वो इस स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, यानी यहाँ तक रेडियस बनता है ना हमारे पास, यानी ये इसका रेडियस है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम है, वो क्या होगी, 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है जी, वो चार्ज है जो इसने इंक्लोज किया हुआ है, जो कि है पॉजिटिव Q चार्ज। और R क्या है जी, इसी स्फीयर का रेडियस है जो कि R है। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए आप, 4π से कैंसिल हो गया, और r² से कैंसलेशन करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया है जी, Q/ε0। यानी इस स्फीयर का जो कि पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज है जिसमें, और हर हमने एरिया एलिमेंट को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया, और हर एरिया एलिमेंट का जो एरिया था वो A था, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, E थी, जो कि सेम थी इस पूरे स्फीयर में से। उसका फ्लक्स ये है Q/ε0, यानी 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज, यानी Q चार्ज जो है वो इस स्फीयर ने इंक्लोज किया हुआ है, एंड इट इज़ इक्वल्स टू, फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज्ड, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, समटाइम्स ये शॉर्ट में भी आ जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से कवर करें, और अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से समझ लिया हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।